Hello everyone. In this video, we will discuss the causes of disequilibrium in balance of payments. Before starting the video, if you're new to our channel, then subscribe it और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे सभी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे. So let's begin. There are a number of reasons which cause unfavorable balance of payments in a country, and here we will understand what are the causes of disequilibrium in balance of payments in India. So first reason behind unfavorable balance of payments in India is import of machinery. Since independence, the import of machinery has increased. इंडिया में अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्यों हुआ, उसके पीछे फर्स्ट रीजन है इंपोर्ट ऑफ मशीनरी. इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में मशीनरीज का इंपोर्ट इंक्रीज हुआ और वह इंपोर्ट इंक्रीज हुआ ड्यू टू वर्ल्ड वॉर टू एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री. So during World War II, the machines in Indian industries overworked. Consequently, there was large-scale depreciation and wear and tear of the machines, and in order to replace the same, large quantity of new machines were imported. वर्ल्ड वॉर टू 1939 से 45 तक चला. उस समय पर इंडियन इंडस्ट्रीज ने बहुत ज़्यादा काम किया, जिसकी वजह से इंडियन मशीन्स में टूट फूट ज़्यादा हुआ और उसे रिप्लेस करने के लिए नई मशीन्स की ज़रूरत थी, जिन्हें दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किया गया और इंपोर्ट के बढ़ने से पेमेंट्स रिसीट से ज़्यादा हुई. सो दैट वाज द रीज़न बिहाइंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट. Second reason behind import of machinery was industrialization of the country. इंडिया में डिफरेंट 5 year प्लान्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन का टारगेट रखा गया. सो इन द वेक ऑफ 5 year plans also necessitated the import of machines worth crores of rupees, and this turned India's balance of payment unfavorable. 5 year plans में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया गया, स्पेशली सेकेंड 5 year प्लान से हैवी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट का एजेंडा रखा गया और जिसके लिए इंडिया में करोड़ ऑफ अमाउंट में मशीनरीज का इंपोर्ट हुआ. सो इंपोर्ट बढ़ने से पेमेंट्स इंक्रीज हुई एज कंपेयर टू रिसीट्स, और पेमेंट्स के बढ़ने से इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था दैट वाज अनफेवरेबल. नेक्स्ट रीजन बिहाइंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इंपोर्ट ऑफ वॉर इक्विपमेंट. इंपोर्ट ऑफ मशीनरी के साथ साथ वॉर इक्विपमेंट का इंपोर्ट भी इंक्रीज हुआ. What was the reason behind that? In order to defend itself against China and Pakistan, large amount of war equipment were imported by India, and these imports also caused disequilibrium in the balance of payment. इंडिया की चाइना और पाकिस्तान के साथ वॉर हुई, चाइना के साथ 1962 में, पाकिस्तान के साथ 1971 में. सो उस समय पर इंडिया ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वॉर इक्विपमेंट इंपोर्ट किया, जिससे भी इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल हुआ. नेक्स्ट रीजन इज मोर डिमांड ऑफ कंजम्पशन गुड्स. इन द पोस्ट वॉर पीरियड, डिमांड नॉट ओनली ऑफ फॉरेन गुड्स बट ऑल्सो ऑफ इंडियन गुड्स वेंट अप. पोस्ट वॉर पीरियड में मीन्स जब युद्ध के बाद की स्थिति होती है, उस समय पर ना सिर्फ फॉरेन गुड्स की बल्कि इंडियन गुड्स की डिमांड भी इंडिया में बढ़ी. Previously, large amount of oilseeds, tea, iron ore used to be exported out of India. But now, because of increase in the population, the demand within the country has gone up. So, export of these goods has gone down very much. पहले इंडिया से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल सीड, टी, आयरन ओर ये एक्सपोर्ट किए जाते थे. बट पॉपुलेशन में इंक्रीज होने की वजह से इंडिया में इन गुड्स की डिमांड ज़्यादा हुई, बिकॉज कंजम्पशन ज़्यादा हुआ पॉपुलेशन बढ़ने से. सो अब इंडिया से जो गुड्स एक्सपोर्ट की जाती थी उसकी क्वांटिटी कम हो गई, एक्सपोर्ट्स कम हुए, बिकॉज उसकी कंजम्पशन इंडिया में ही बढ़ गई थी. सो एक्सपोर्ट कम होने से हमारे रिसीट्स कम हुई, एंड दैट वाज द रीजन बिहाइंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. नेक्स्ट रीजन इज प्राइस disequilibrium. There has been wide difference in the domestic price of the goods and the price of goods in the foreign countries. Due to inflation and backward technology, domestic prices have increased more than the increase in price of foreign goods, and this has led to increase in imports and decrease in exports. गुड्स के डोमेस्टिक प्राइसेस में और फॉरेन कंट्रीज में जो प्राइस था उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था. इन्फ्लेशन बढ़ने से प्राइसेस इंक्रीज हुए. दूसरा,
इंडिया में जो बैकवर्ड टेक्नोलॉजी थी, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी से हाई कॉस्ट आती थी, कॉस्ट ज़्यादा आने से गुड्स के प्राइसेस, डोमेस्टिक प्राइसेस ज़्यादा थे एज कंपेयर टू द प्राइसेस ऑफ द फॉरेन गुड्स। सो इंडियन गुड्स के प्राइसेस ज़्यादा होने से इंपोर्ट्स कम हुए और इंपोर्ट्स ज़्यादा हुए और एक्सपोर्ट्स डिक्रीज हुए, एक्सपोर्ट्स कम हो गए। बिकॉज एक्सपोर्ट कम इसलिए हुए बिकॉज इंडियन गुड्स का प्राइस ज़्यादा था, तो उनकी फॉरेन कंट्रीज में, दूसरी कंट्रीज में डिमांड कम हो गई, सो एक्सपोर्ट कम हुए और इंपोर्ट ज़्यादा हुआ। बिकॉज अब इंडियन पीपल भी प्रेफर करते थे फॉरेन गुड्स को, बिकॉज इंडियन गुड्स कॉस्टली थी एज कंपेयर टू दी फॉरेन गुड्स। Expenditure on foreign embassies. Independent India had to establish its political relations with other countries. To that end, it has set up its embassies in foreign countries, and it is an expensive affair. It also turned balance of payment unfavorable. This item does not affect balance of trade as it is an invisible item, but it affects balance of payments. एक और रीजन था अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट का, दैट वाज द एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन एम्बेसीज। फॉरेन एम्बेसीज क्या है? जब दूसरी कंट्रीज में हम अपनी एम्बेसीज को एस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें एक कंट्री का बहुत सारा खर्चा आता है। सो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया को नीड थी कि वह कंट्री को डेवलप करे, जिसके लिए दूसरी कंट्रीज के साथ पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे बने, लाइक दूसरी कंट्रीज के साथ कुछ ट्रीटीज की जाए, पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे बनाए जाए। उसके लिए बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में इंडिया ने अपनी एम्बेसीज एस्टेब्लिश की, जिसके लिए फॉरेन एम्बेसडर्स भी अपॉइंट किए जाते हैं, उनको सैलरीज दी जाती हैं। सो उसमें एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ते हैं। सो दैट वाज एन एक्सपेंसिव अफेयर। इससे भी इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल हुआ। ऑल्दो ये एक इनविजिबल आइटम है और यह बैलेंस ऑफ ट्रेड को अफेक्ट नहीं करती, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को अफेक्ट करती है। फॉरेन कंपटीशन। इंडिया मेनली एक्सपोर्ट jute, tea, and textile. But now foreign competition in these goods is growing. And Bangladesh is India's rival in the jute export, Sri Lanka in Indonesia in export of tea, and Korea and China in export of cloth. So this has also adversely affected our exports. इंडिया से मेनली जूट, टी और टेक्सटाइल्स को एक्सपोर्ट किया जाता है, बट अब इन गुड्स में भी फॉरेन कंपटीशन बढ़ चुका है, बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज हैं जो ये गुड्स एक्सपोर्ट करती हैं, जो ये गुड्स सेल करती हैं दूसरे नेशंस में। लाइक बांग्लादेश इंडिया का राइवल है जूट के एक्सपोर्ट में, श्रीलंका और इंडोनेशिया इन एक्सपोर्ट ऑफ टी इंडिया के राइवल्स हैं, कोरियन चाइना इन एक्सपोर्ट ऑफ क्लोथ राइवल्स हैं। सो फॉरेन कंपटीशन बढ़ने से गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, मार्केट शेयर भी कम हो जाता है, जिससे कि हमारे एक्सपोर्ट्स पर एक एडवर्स इफेक्ट होता है, बिकॉज एक्सपोर्ट्स की क्वांटिटी कम हो जाती है। सो दिस हैज आल्सो अफेक्टेड द बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्सली। नेक्स्ट रीजन इज increase in consumption and prices of the crude oil. Value of imports has gone up on account of constant hike in the price and more consumption of crude oil. इंडिया में क्रूड ऑयल का कंजम्पशन इंक्रीज हुआ और क्रूड ऑयल के प्राइजेस भी इंक्रीज हुए। दैट वाज द रीजन बिहाइंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। लाइक इफ we will see on the prices that have continuously increased over the number of years. Like in 1973, the price of crude oil is $2 per barrel. In 2008, it is $147 per barrel. In 2017, it is $50 per barrel due to global slowdown in the demand. And in 2022, it is $87 per barrel. So you can see the prices of the crude oil are continuously rising. And if we talk about the consumption is also increasing. In 1970-71, petroleum products worth rupees 136 crore were imported, and in 2016 and 17, the petroleum products imported rose to rupees 5,82,762 crore. So we can see the consumption of the petroleum products is also increases. So of the total export earning, 31.5% is spent on export of petroleum products. जितने हमारी export earning है, total export earning में से 31.5% तो हम petroleum products के ही import पर खर्च करते हैं.
सो इट शोज जब प्राइजेस ज़्यादा होंगे क्रूड ऑयल के तो हमें ज़्यादा प्राइस पर गुड्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा, दूसरा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है तो मीन्स ज़्यादा क्वांटिटी में क्रूड ऑयल को हाई प्राइस पर परचेज करना पड़ेगा, तो पेमेंट ज़्यादा होंगी और उससे क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल होगा। Import of gold. Gold is the second major import item of India after the crude oil, and India is one of the largest consumer and importer of gold in the world. Almost whole of the demand for gold in India is met through imports. And rise in the import of gold is the major factor contributing to India's current account deficit in its balance of payment. क्रूड ऑयल के बाद जो सेकंड मेजर आइटम इंडिया के द्वारा इंपोर्ट की जाती है वह है गोल्ड। इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं, लाइक इंडिया में लोगों के द्वारा मैरिजेस, फेस्टिवल्स, डिफरेंट कल्चरल और रिलीजियस इवेंट्स पर गोल्ड की ज्वेलरी पहनी जाती है। इसके अलावा a number of people consider gold as a symbol of prestige also. So this was the reason a large quantity of imported into India. इंडिया एक लार्जेस्ट कंज्यूमर है और लार्जेस्ट इंपोर्टर है गोल्ड का वर्ल्ड में, और वह जो डिमांड है गोल्ड की वो इंडिया के द्वारा कहाँ से मीट की जाती है, बिकॉज ज़्यादा कंजम्पशन है तो डिमांड इंपोर्ट से मीट की जाती है। सो इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड एक ये फैक्टर है जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल है। लाइक यू कैन सी इन 2016-17 गोल्ड इम्पोर्ट अकाउंटेड फॉर 7.2% ऑफ टोटल इम्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। जितने टोटल इम्पोर्ट्स है इंडिया के उसमें से 7.2% गोल्ड इंपोर्ट किया जा रहा है। 2016-17 में जो गोल्ड इंपोर्ट किया गया, कितना इंपोर्ट किया गया, दैट वाज ₹1,84,380 करोड़। So this is the reason behind unfavorable balance of payment. Next reason is payment of interest on the foreign debts. The foreign loans contracted by India amounted to approximately 30,60,362 crore as on 31st of March 2017. Interest on these loans for the year 2016-17 approximated rupees 2,32,587 crore, and this huge interest burden also caused disequilibrium in the balance of payment. This item does not affect balance of trade as it is an invisible item. इंडिया के द्वारा जो फॉरेन लोन्स लिए गए उस पर इंटरेस्ट बर्डन बहुत ज़्यादा था, इंडिया को इंटरेस्ट पे करना था, और यह जो इंटरेस्ट बर्डन था उसकी वजह से भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम हुआ। लाइक यू कैन सी इंटरेस्ट जो है इन लोन्स पर 2016-17 में अप्रॉक्सीमेटेड अमाउंट थी 2,32,587 करोड़। ऑल्दो ये एक इनविजिबल आइटम है और यह बैलेंस ऑफ ट्रेड को अफेक्ट नहीं करती बट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को अफेक्ट करती है। Less growth in exports. Various export promotion schemes. Despite various export promotion schemes, our exports are still less than the imports. Moreover, in the various years, growth rate of export is less than the growth rate of imports. Due to economic slowdown, growth rate in export in 2009-10 was negative. That was minus 3.5%. In 2011 and 12, growth rate of export was 28.3%. And growth rate of import was 39.3%. In 2016-17, growth rate of export came down to 7.8% and growth rate of import 3.5%. So we can see, जबकि इंडिया में बहुत सारी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स को शुरू किया गया जिसका टारगेट था कि इंडिया में एक्सपोर्ट को इंक्रीज किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट के कंपैरेटिवली कम थे। ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स जो ग्रोथ रेट ऑफ एक्सपोर्ट है वह कम है इंपोर्ट की ग्रोथ रेट के कंपैरेटिवली। इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, वह भी एक रीज़न था कि जो ग्रोथ रेट इन एक्सपोर्ट थी वो नेगेटिव हो गई थी, और ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स लाइक 2011-12 में एक्सपोर्ट की ग्रोथ रेट 28.3% थी और इंपोर्ट्स की 39.3% थी। सो वी कैन सी ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स ग्रोथ रेट एक्सपोर्ट में कम है, इंपोर्ट्स में ज़्यादा है, और जब एक्सपोर्ट में ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी तो पेमेंट्स इंक्रीज होंगी और पेमेंट्स के बढ़ने से बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव और अनफेवरेबल हो जाता है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर.
What is USSR? USSR is a union of Soviet Socialist republics. So India had a large amount of foreign trade with USSR, and the disintegration of USSR had an adverse effect on India's foreign trade. इंडिया का यूएसएसआर के साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में फॉरेन ट्रेड होता था, बट जब दिसंबर 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसको डिसॉल्व किया गया, सो इंडिया के फॉरेन ट्रेड पर उसका एक एडवर्स इफेक्ट हुआ एंड दैट ऑल्सो टर्न्ड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट. Next reason is Gulf War. In 1991, Gulf War between Iraq and several Western countries also had its adverse effect on India's balance of payment. On the one hand, price of petrol increased, and the other hand, foreign remittances by Indians working in the Gulf area, which Kuwait, Iraq, etc. to India altogether stopped. So it rendered the exports expensive and reduced the foreign remittances. 1991 में इराक और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में गल्फ वॉर हुआ, जिसकी वजह से भी इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्सली अफेक्ट हुआ. उसका रीज़न क्या था? एक तो इन कंट्रीज से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया जाता था, तो वहाँ पर पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ गए थे, तो पेट्रोल हाई प्राइस पर इंपोर्ट किए जा रहे थे. दूसरा, जो इंडियंस गल्फ एरिया में लाइक कुवैत, इराक, इन कंट्रीज में काम करते थे और वह इंडिया में फॉरेन रेमिटेंसीज को सेंड करते थे, जिससे इंडिया की रिसीट्स बढ़ती थी, वो ऑलमोस्ट बंद हो गया था. सो इसकी वजह से इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव है बिकॉज वहाँ पर पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ गए, तो वहाँ से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट किया जाता था वह एक्सपेंसिव हो गया, ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ी, और फॉरेन रेमिटेंसेस बंद होने से इंडिया की रिसीट्स भी कम हो गई. सो दैट वाज द रीज़न बिहाइंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. Other causes. There are some other minor factors also accounting for adverse balance of payments, which poor quality of industrial production. इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अच्छी क्वालिटी का नहीं था, जिसकी वजह से उसकी डिमांड फॉरेन कंट्रीज में कम थी. बैकवर्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता, जिससे कि गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, कम क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता था, जिससे कि हम कम क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर सकते थे. पुअर पोर्ट फैसिलिटी, जिससे कि गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम्स आती थी. मैल प्रैक्टिसेस ऑफ इंडियन ट्रेडर्स कोजिंग इम्पेडिमेंट्स इन एक्सपोर्ट्स. इसके द्वारा जो इंडियन ट्रेडर्स थे, उनके द्वारा सही बिजनेस की प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं की जाती थी, ट्रेड प्रैक्टिसेस वह सही फॉलो नहीं करते थे, जिससे कि एक्सपोर्ट में रुकावटें आती थी. एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन एक्सपोर्ट्स. दूसरा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होने से, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होने से एक्सपोर्ट का प्राइस बढ़ जाता है. एक्सपोर्ट जब ज़्यादा प्राइस पर आप एक्सपोर्ट करोगे, सो गुड्स की डिमांड कम होगी, बिकॉज द फॉरेन गुड्स आर अवेलेबल एट द लेस प्राइसेस. सो this will cause the unfavorable balance of payments in any country. So these were the reasons behind unfavorable or disequilibrium in the balance of payment. I think you must have understood this topic very well. In the next video, we will discuss the measures to correct the disequilibrium in the balance of payments. Thanks for watching the video. Please subscribe my YouTube channel, like the video and share it with your friends. And please give your comments in the comment box about how did you like the video. Thank you and have a nice day.